हाय गाइस, दिस इज़ विक्रम फ्रॉम एवरग्रीन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, नाउन एंड द केस। नाउन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि नाउन क्या होता है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले केस के बारे में कि केस क्या होता है। केस का सीधा सा मतलब है कि नाउन को हम दूसरे शब्दों में यानी अदर वर्ड्स के थ्रू हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? केस का यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ सेंटेंस में बोलूँ, क्या बोलूँ यहाँ पर? अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कोमल नोज कविता, क्या लिखा हुआ सेंटेंस में? कोमल नोज कविता। तो आप कहोगे कि सर कोमल भी नाउन है, कविता भी क्या है? नाउन है। लेकिन इस जो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है उससे हम किस रूप में जानेंगे? इसे हम जानेंगे सब्जेक्ट के रूप में। ये नोज यहाँ पर क्या है? वर्ब। और ये जो कविता लिखा है ये किसके रूप में जाना जाएगा? ये जाना जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी आपको समझ में आया कि हम इनको नाउन को अलग वर्ड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने किसका यूज़ किया है? केस का यूज़ किया। तो केस को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी आपकी नॉमिनेटिव केस। जो नॉमिनेटिव केस होता है उसे ही हम सब्जेक्टिव केस के रूप में जानते हैं। सेकंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जो भी देखा आपने ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड होता है आपका पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस शो करता है ओनरशिप, यानी खुद का स्वामित्व शो करने के लिए हम अपन क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर पॉसेसिव केस का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी आती है आपकी वोकेटिव केस। क्या होता है आपका? वोकेटिव केस। वो कैसे यूज़ करते हैं तो समझे यहाँ पर ध्यान से। जैसे मैंने अगर ये बोला किसी का नाम कि राकेश तुम मार्केट जाओ, तो राकेश तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया, बट उसके लिए मैंने वापस तुम आगे और यूज़ किया। तो ये कौन से केस माना जाएगा? वोकेटिव केस के रूप में माना जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है आपका नॉमिनेटिव केस। क्या है आपका? नॉमिनेटिव केस। तो जानते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। और नॉमिनेटिव केस को हम एक और नाम से जानते हैं सब्जेक्टिव केस के रूप में। तो डेफिनेशन क्या समझे यहाँ पर? नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट टॉपिक आपका नॉमिनेटिव केस। एंड नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट। भाई वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा था कि कविता, जैसे कोमल नोज कविता, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते थे? सी नोज कविता। तो सी यहाँ पर क्या हो जाता? वो भी आपका सब्जेक्टिव केस ही कहलाता। यानी ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। जैसे एग्जाम्पल तो समझे यहाँ पर, रोहन रोट मेनी पॉइंट्स इन हिंदी। अब जो रोहन लिखा हुआ है, जो वर्ब के पहले आपने लिखा है, ये कौन सा केस आपका? सब्जेक्टिव केस है। द रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग। तो ये द रेड फोर्ट क्या है? जो वर्ब की जो पहले वो क्या पार्ट आपका? नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो ही जो लिखा है यहाँ पर, ये कौन सा केस आपका? नॉमिनेटिव केस। यानी रोहन, द रेड फोर्ट, ही वाक्य में क्या काम कर रहे हैं? नॉमिनेटिव केस का काम कर रहे हैं, अर्थात सब्जेक्टिव केस का काम कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है, आप ऑलरेडी जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि इसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो अब जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो अभी जस्ट हमने समझा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब वर्ब के जो पहले का पार्ट है वो क्या था आपका? सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस। और वर्ब के जो बाद का पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ ध्यान से समझे, इसकी डेफिनेशन क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लिखा आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसके लिए किसका काम करें? ऑब्जेक्ट का, वर्ब के लिए। तो क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको, ही हेल्प्ड प्रियंका। तो ही यहाँ पर क्या आपका? सब्जेक्टिव केस। हेल्प यहाँ पर क्या? वर्ब। और जो प्रियंका वर्ड नाम लिखा आपने, ये क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस। यू टीच हर। तो यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव केस। टीच क्या है? वर्ब। एंड हर जो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अर्थात प्रियंका और हर यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये समझ में आया होगा आपका सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस जो भी हमने पढ़ा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड टॉपिक, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस क्या होता है? ऑनरशिप यानी स्वामित्व शो करना। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल बोलूँ कि मोहन का फैन, मोहन का फैन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बोलते वक्त मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर मोहन का फ़ैन यानी पोजीशन शो कर रहा है, फ़ैन किसका है? मोहन का।
तो सेंटेंस को कैसे बोलूँगा यहाँ पर मैं, मोहन्स फैन। कैसे बोलूँगा यहाँ पर, मोहन्स फैन, यानी अपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा। कहाँ पर लगाना पड़ेगा मुझे, मोहन के नाम के बाद। तो ये चीज़ समझ में आई हमें कि पॉजिटिव केस में हम किसका यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का भी यूज़ कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफ का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन केवल ऑफ का यूज़ कहाँ करें, कहाँ अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करें, कहाँ अपोस्ट्रोफ यूज़ करें, तो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होगा इस टॉपिक में। तो यहाँ ध्यान से समझे इस टॉपिक को। क्या टॉपिक, कि व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ और पोजेशन ऑन अनदर नाउन इज इन पॉजिटिव केस। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि लिविंग ऑब्जेक्ट, जब आपका लिविंग ऑब्जेक्ट हो तब आपको अपोस्ट्रोफ एस या फिर अपोस्ट्रोफ या फिर ऑफ का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन जब आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो तब केवल ऑफ ही आता है, उसमें अपोस्ट्रोफ एस या अपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं करते। क्लियर। ये चीज़ आप याद रखें। लिविंग का मतलब होता है सजीव, जो कि जीवित कोई भी चीज़ हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए अपोस्ट्रोफ एस भी यूज़ कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफ भी यूज़ करें, ऑफ भी यूज़ करें। कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करें उसको समझे ध्यान से। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर मोहन्स फैन, तो जो मोहन लिखा आपने यहाँ पर, तो मोहन क्या है यहाँ पर, मोहन आपका लिविंग थिंग। लिविंग थिंग इसलिए आपने क्या यूज़ किया, मोहन के बाद अपोस्ट्रोफ एस, मोहन्स फैन। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर फैंस ऑफ मोहन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, और ये क्या होगा, राइट। यानी जो सेंटेंस में आपने फैन के साथ जो अपोस्ट्रोफ एस लगाया है, वो फैन आपका क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ नहीं कर सकते आप, अपोस्ट्रोफ एस यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो ध्यान से समझें इन चीज़ों को आप। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आपका जो पोजीशन है उसको हमने टाइप्स में डिवाइड किया। तो इसका फर्स्ट टाइप हमने लिया है सिंगल पोजीशन। तो यहाँ ध्यान से समझे सिंगल पोजीशन को, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इससे सवाल बनते हैं। ध्यान से समझे, मोहन्स कार, क्या लिखा मैंने, मोहन्स कार। मोहन यहाँ पर क्या आपका लिविंग थिंग है, तो उसके लिए क्या लगाया आपने, अपोस्ट्रोफ एस, और यहाँ पर क्या यूज़ किया, कार, मोहन्स कार। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, कैसे, कार ऑफ मोहन, कार ऑफ मोहन। अब जस्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जेसस लाइफ, क्या लिखा मैंने, जेसस लाइफ। अब यहाँ पर देखें जो जीसस थे वो क्या थे, वो एक लिविंग थे, वो एक प्राणी थे। फिर भी यहाँ पर हमने यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफ है वो कहाँ पर लगाया, एंडिंग में लगाया, और अपोस्ट्रोफ के बाद हमने एस ऐड नहीं किया। ऐसा क्यों, तो इसको भी ध्यान से समझें कि अब बहुत सारे कहेंगे कि सर इसमें पीछे एस का साउंड आ रहा है इसलिए आपने अपोस्ट्रोफ कहाँ यूज़ कर दिया, इसके जस्ट लास्ट में यूज़ कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, आपको याद रखना है कि केवल एस आने से नहीं यूज़ किया मैंने। जैसे एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया फॉर जस्टिस सेक, तो इस एग्जांपल में मैं अपोस्ट्रोफ यूज़ करूँगा या फिर अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ यूज़ करना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ध्यान से समझें, आप इस चीज़ को अच्छे से माइंड में फिट कर लें कि जब भी आपका कोई नाउन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, जब भी आपका कोई नाउन दे रखा हो और नाउन के जो वर्ड है उसका एंडिंग वर्ड एस हो, या फिर उस एंडिंग वर्ड का साउंड किससे आए, एस से आए, तो आपको वहाँ पर क्या लगाना है, सिंपल सा अपोस्ट्रोफ लगाना। इस अपोस्ट्रोफ का कब यूज़ करोगे, जब भी किसी नाउन के यानी लिविंग नाउन के एंडिंग में एस का साउंड आए, किसका साउंड आए, एस का साउंड आए, तब वहाँ पर आपको याद रखना है कि वहाँ पर आपको सिंपल सा एस लगाना है। क्या लगाना है, एस का साउंड है किसमें, नाउन में, तब आपको क्या लगाना है, सिंपल सा अपोस्ट्रोफ का यूज़ करना है। जब भी आपका एंडिंग में क्या हो आपका, तब आपको क्या यूज़ करना है, एस का साउंड आए, तब वहाँ पर क्या यूज़ करना है, अपोस्ट्रोफ यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल जेसस लाइफ फॉर जस्टिस सेक, तो यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफ यूज़ किया, अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं किया है। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, और कई बार मैंने बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरह के सवाल देखे हैं। तो ध्यान से देखें और आप मुझे बताने की कोशिश करें कि ये जो सेंटेंस लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। देखें यहाँ पर ध्यान से, ये लिखा मैंने एवरीबडीज एल्स, तो ये क्या राइट है,
तो आपको याद रखना है कि जो वर्ड आपने पढ़े थे कौन कौन से, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी। जब भी ये वर्ड आए और इनके साथ क्या है आपका एल्स वर्ड आए, क्या है, एल्स, एवरीबडी एल्स। तो जब भी इसके साथ अगर एल्स वर्ड आए तो आपको याद रखना है कि अपोस्ट्रोफ जो एस लगा रहे हो आप, वो आपको यहाँ यूज़ नहीं करके कहाँ यूज़ करना है, एंडिंग में यूज़ करना है। तो देखें इसको एग्जांपल को ध्यान से, क्या इस कैसे यूज़ करोगे आप इसको, एवरीबडी एल्सेस। तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, और ये क्या हो गया आपका, राइट हो गया। तो आपको वो सारे वर्ड याद रखने हैं, कौन कौन से वर्ड जो पढ़े थे आपने, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, जो भी वर्ड हो उनके साथ अगर एल्स आ रहा हो, क्या आ रहा हो आपका, एल्स गिवन हो, तब आपको याद ये रखना है कि उनके वर्ड के जब एल्स आए तो एल्स के साथ आपको अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करना है। तो आई थिंक गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ आप अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करें, कहाँ अपोस्ट्रोफ यूज़ करें और कहाँ ऑफ यूज़ करें। तो अपोस्ट्रोफ एस कहाँ यूज़ करना है, जब कोई लिविंग थिंग हो और उसके पीछे एस का साउंड नहीं हो और आपको किसी चीज़ का पोजीशन शो करना हो तो वहाँ पर आप अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। और जब भी अगर पीछे एस का साउंड आ रहा हो तो आपको क्या लगाना है, सिंपल सा अपोस्ट्रोफ का यूज़ करना है, ठीक है। और एवरीबडी, एनीबडी, इसको भी याद रखना है कि जब भी इसके साथ एल्स वर्ड आए तो एवरीबडी, एनीबडी के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, एस कहाँ लगाएंगे आप, उस एल्स के बाद। अब बात कर लेते कुछ वर्ड्स के बारे में, जिससे लिखा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर, गर्ल्स स्कूल। तो अब मुझे बताएं कि जो लिखा है गर्ल अपोस्ट्रोफ एस स्कूल, तो ये क्या राइट है? तो आपको याद रखना है कि गर्ल जो होती है वो क्या होती है, सिंगुलर। उसको प्लूरल करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। लेकिन अपोस्ट्रोफ एस कैसे यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि पूरी स्कूल में एक गर्ल तो हो नहीं सकती है। तो ये सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग है। इसको राइट करने के लिए कैसे लिखोगे आप, गर्ल्स स्कूल। जो अपोस्ट्रोफ आएगा वो कहाँ पर आएगा, एस के बाद, क्योंकि ये गर्ल्स यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी गर्ल्स स्कूल, क्योंकि यहाँ पर भी इसका साउंड आया एस का, गर्ल्स। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफ कहाँ पर यूज़ किया आपने, एंडिंग में यूज़ किया। तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, और ये क्या हो गया आपका, राइट हो गया। तो आपको याद रखना है। उसी प्रकार बॉयज़ हॉस्टल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस है, देखो यहाँ पर ध्यान से, बॉयज़ हॉस्टल। अब हमें पता है कि बॉय का मतलब सिंगुलर होता है, तो बॉय हॉस्टल, तो यानी क्या पूरे हॉस्टल में क्या केवल एक ही बॉय है, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसको प्लूरल करना होगा, क्या बनेगा, बॉयज़, उसके बाद अपोस्ट्रोफ, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, हॉस्टल आएगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग, और ये क्या हो गया राइट। इस तरह के सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है इस टॉपिक को। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जस्ट हमने ये पढ़ा पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस का फर्स्ट टॉपिक क्या आपका, सिंगल पोजीशन। सिंगल पोजीशन में याद ये रखना है कि आपका जो पर्सन है, जो नाउन है, वो क्या होगा आपका सिंगुलर होगा, लेकिन चीज़ें या थिंग्स जो होगी वो एक से ज़्यादा हो सकती है। तो ये हो गया आपका सिंगल पोजीशन। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक आपका डबल पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, देखें यहाँ पर ध्यान से, कि डबल पोजीशन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट वाला जो नाउन है वो दूसरे नाउन पर अपना पोजीशन शो करता है, और दूसरा जो नाउन है वो तीसरे नाउन पर अपना पोजीशन शो करता है। इसे कहते हैं अपन डबल पोजीशन। क्या कहते हैं इसे, डबल पोजीशन। अब आपको सेंटेंस देखने में लग रहा होगा कि रोहन्स कार्स विंडो। अभी जस्ट हमने बात की थी कि नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं आता है। इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस गिवन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इस सेंटेंस को राइट कैसे कर सकते हैं, तो राइट क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल अपोस्ट्रोफ यूज़ किया है, और एक लिविंग के लिए, एक नॉन लिविंग के लिए। तो नॉन लिविंग के साथ यूज़ कर नहीं सकते, तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। इस सेंटेंस को राइट करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जो इस सेंटेंस से बात कही जा रही है वो किसके लिए कही जा रही है, वो बात कही जा रही है विंडो के लिए, कि रोहन्स कार्स विंडो, रोहन्स कार्स विंडो। तो बात हो रही है विंडो की, यानी मेन वर्ड आपका क्या है, विंडो। तो जो मेन वर्ड सेंटेंस का होता है उस वर्ड को क्या करता है, सेंटेंस की शुरुआत उस वर्ड से करता है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, द विंडो रोहन्स कार। क्या बना, द विंडो रोहन्स कार। तो देखें यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से
कि यदि सेंटेंस को आपको अगर इस तरह से अगर आपको सेंटेंस मिले तो वो क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। इनको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जॉइंट पोजीशन। जॉइंट पोजीशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझे पहले। जॉइंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज़ या वस्तु जिस पर कि 2 या 3 या 4 या 5 लोगों का या इससे भी बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उन सब का यदि एक ही वस्तु पर पोजीशन हो, स्वामित्व हो, तब हम कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान से समझें कि अगर ये एक ही कार है और इस कार के ऊपर रोहन का भी पोजीशन है और सोहन का भी पोजीशन, यानी ये जो कार है वो रोहन की भी है, सोहन की भी है, तो कैसे लिखोगे सेंटेंस को, रोहन एंड सोहन्स कार। ये कार किसकी है, रोहन और सोहन की। तो आपको याद ये रखना है कि आपको जो एंड के बाद जो नाम आएगा उसके साथ ही अपोस्ट्रोफ एस ऐड करना है, उसके पहले वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफ एस ऐड नहीं करना है। कैसे, ध्यान से समझे इस चीज़ को कि चाहे यहाँ पर कितने भी नेम हो, जैसे रोहन, पंकज, सुनील एंड सुरेश एंड रमेश, तो इस तरह से अगर सेंटेंस गिवन हो तब आप अपोस्ट्रोफ एस कहाँ लगाओगे, ध्यान से समझे इस चीज़ को। रोहन, सुरेश, कमलेश, दिनेश, रवि एंड कवि, तो यहाँ पर एंड के बाद जो कवि वर्ड आया उसके साथ आप क्या ऐड करोगे, अपोस्ट्रोफ एस ऐड करोगे। सेंटेंस क्या बनेगा, एंड कविज कार। तो अपोस्ट्रोफ एस कहाँ ऐड करना, जब एक ही वस्तु की बात हो रही है, पोजीशन शो कर रहे हैं, 2 व्यक्ति या 3 या 4 उससे ज़्यादा, तो फिर आपको अपोस्ट्रोफ एस कहाँ ऐड करना है, एंडिंग वाले नेम में वहाँ पर अपोस्ट्रोफ ऐड करके फिर आपको उस नाउन को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, तो ये हो गया आपका जॉइंट पोजीशन। अब बात करते हैं सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस हमें इस प्रकार बनाने होते हैं कि कोई जो डिफरेंट वस्तु हैं वो डिफरेंट पर्सन्स से बिलोंग करती है, तब उनका स्वामित्व शो करना, तो उससे कैसे फ्रेम करेंगे, देखें यहाँ पर ध्यान से। रोहन्स एंड सोहन्स कार्स। अब यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि जो हमने ये वर्ड यूज़ किया कार्स, ये क्या पर प्लूरल है, और ये प्लूरल होने के कारण इससे ये समझ में आया है कि जो कार है वो क्या है, 2 है, यानी इसकी भी कार है, उसके सोहन की भी कार है, दोनों की अलग अलग कार की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि ये जो कार थी वो दोनों का पोजीशन शो कर रहा था, और यहाँ पर ये कार्स प्लूरल है, अर्थात इसका भी पोजीशन शो करेगा, इसका भी शो करेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस लगाना और इसके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करना। तो इससे बोलते हैं सेपरेट पोजीशन। सेपरेट मतलब हो गया अलग अलग पोजीशन। तो ये हुआ सेंटेंस रोहन्स एंड सोहन्स कार्स। तो आई थिंक गाइस ये आपको सेपरेट पोजीशन, डबल पोजीशन एंड जॉइंट पोजीशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन के बारे में। तो ध्यान से समझे इस टॉपिक है कि जब भी किसी कंट्री का नेम आए या फिर किसी प्लेस का नाम आए तो वहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, एग्जांपल इंडियाज़ फ्यूचर, इंडिया के साथ किया उसके हमने अपोस्ट्रोफ एस यूज़ किया। उदयपुर वाटर सप्लाई, तो उदयपुर के साथ किया उसके हमने उदयपुर वाटर सप्लाई यानी अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ किया। जैसे कि दिल्ली की सड़कें तो दिल्लीज रोड, इस तरह से हम सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर 6 क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कंपाउंड नाउन के बारे में, कि जो 2 या 3 या 4 वर्ड से मिलके बना होता है वो कहलाता है आपका कंपाउंड नाउन। तो समझे ध्यान से यहाँ पर ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, तो अपोस्ट्रोफ एस जो यहाँ पर ऐड किया है वो क्या बना आपका, तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका कंपाउंड नाउन में, किस में चला गया आपका पॉजेसिव केस में चला गया। अब आपको याद ये रखना है कि जब भी अगर आपको ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना हो, क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तब क्या करोगे आप सेंटेंस को ऐसे लिखोगे, ब्रदर्स इन लॉ। ये पढ़ा था आपने कि जब भी आपको इसका प्लूरल बनाना हो तब आपको इसके मेन वर्ड में ऐसे ऐड करना होता है। अब आप ये नहीं सोचें कि ब्रदर इन लॉज, ये यहाँ पे जो लॉज आ रहा है ये प्लूरल बनाने के लिए आया है, ये प्लूरल बनाने के लिए हमने यूज़ नहीं किया। यदि इस तरह से कभी आपको वर्ड सुनने को मिले तो आप समझ जाना कि वहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ किया है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर ब्रदर इन लॉ की शर्ट, तो फिर कैसे बोलूँगा सेंटेंस को, ब्रदर इन लॉज शर्ट। जैसे फादर इन लॉ की शर्ट, तो फादर इन लॉज शर्ट, तो जो अपोस्ट्रोफ एस यूज़ किया है वो शो कर रहा है आपका पोजीशन के रूप में यूज़ किया आपने। तो ब्रदर इन लॉज, फादर इन लॉज, कभी भी अगर ऐसे अपोस्ट्रोफ एस मिल जाए तो समझ जाना कि ये प्लूरल नहीं, ये यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस यूज़ किया है उसका पोजीशन शो करने के लिए, यानी स्वामित्व शो करने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का। और जब भी प्लूरल बनाना हो तब हमने पढ़ा था पहले के वीडियो लेक्चर में कि आपको इसके मेन वर्ड में क्या ऐड करना, एस ऐड करके उसको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो अभी तक हमने सारा लिविंग
जो पार्ट था वो हमने सारा क्लियर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग को तो वैसे ही हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ हमें अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करना है, बल्कि वहाँ पर हमें ऑफ प्रेपोजिशन लगा के सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो देखें यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग में क्या कैसा हो गया, टेबल्स लेग्स। तो आपको दिख रहा होगा कि टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग की थिंग के साथ अपन अपोस्ट्रोफ एस यूज़ नहीं कर सकते, तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग। इस सेंटेंस को राइट कैसे करेंगे, इस सेंटेंस राइट ऐसे करेंगे, द लेग्स ऑफ टेबल। तो जब भी आपका अपोस्ट्रोफ एस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ दे रखा हो तो सेंटेंस को क्या करोगे आप, रॉन्ग मानोगे, और सेंटेंस को राइट करने के लिए क्या करोगे आप, उसमें प्रेपोजिशन ऑफ लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया द लेग्स ऑफ टेबल। तो आई थिंक गाइज आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखें और एक बार सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा वोकेटिव केस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक बैंक, एसएससी या फिर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप साथ ही साथ अगर स्पोकन को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इन ग्रामर के सारे रूल्स को सीखना होगा, क्योंकि अगर ये सारे रूल्स अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो स्पोकन में बोलते वक्त आप बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करोगे, जिससे कि क्या होगा, आपका स्पोकन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका स्पोकन स्ट्रॉन्ग हो, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए, तो आप इस वीडियो लेक्चर्स को आप नोट्स बना के अपने थ्रू इसे यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप बार बार रिवाइज़ करके देखें। इससे क्या होगा कि आप जितने बार इन वीडियोस को देखेंगे उतने बार आप पे रिवीजन होंगे, और जितनी बार अगर आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वोकेटिव केस और कुछ एक्सरसाइज के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।